नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास तक अपने बात कर रहे थे अपवहन वेग की, ओम के नियम को भी हमने समझा और इसी कड़ी में आज अपने बात करने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की कि ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है। सपोज दैट अपने पास एक चालक तार है, गोलीय चालक तार, जिसकी एक निश्चित लंबाई होगी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा और उसकी संरचना है वो सपोज दैट कुछ इस प्रकार से है। ये अपने पास एक गोलीय चालक तार हो गया। इस गोलीय चालक तार की लंबाई कितनी मान ली? n, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना मान लिया? a मान लिया। जब इस गोलीय चालक तार के अंदर से करंट फ्लो होता है तो कल हमने ये समझा था कि धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी और वो जो बाधा है वो प्रतिरोध कहलाता है। तो सपोज दैट इस चालक तार में धारा प्रवाह करने पे प्रतिरोध R उत्पन्न होता है। तो ये जो प्रतिरोध R होता है वो चालक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट A पर डिपेंड करता है। किस प्रकार से डिपेंड करेगा? चालक तार का जो भी प्रतिरोध होगा R वो लंबाई L के समानुपाती होगा। इसी प्रकार से जो प्रतिरोध होगा R वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यदि आप इस समीकरण 1 और 2 को एक साथ अरेंज कर लेते हो तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कहेंगे? R समानुपाती L/A बोल सकते हैं। और यहाँ पे समानुपाती का जब निशान हटाओगे तो R इज इक्वल बन जाता है रो, एक नियतांक आएगा, साथ में L/A भी आ गया। ये समीकरण नंबर 3 चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होने वाली बाधा को रिप्रेजेंट करती है। और इसका सूत्र क्या बन जाएगा? रोले बाई ए, यानी कि अपने पास एक चालक तार हो, उसकी एक निश्चित लंबाई हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो, तो धारा प्रवाहित करने पर जो भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है? रोले बाई ए। रो एल बाई का मतलब यहाँ पे बटा ए, रोले बाई ए, ये चालक तार के लिए प्रतिरोध का सूत्र निकल के आ जाता है। यहाँ पे रो क्या होगा? जहां रो होता है प्रतिरोधकता, और इसका सूत्र यहां पे फिर क्या बन जाता है? रो का सूत्र बनता है पक्षांतरण करने पर RA/L। सो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। इसी सूत्र के आधार पे आप विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को डिफाइन करने वाले हो, परिभाषित करने वाले हो। कैसे? यहाँ पे इसके फॉर्मूले में 3 भौतिक राशियां है R, A और L। यहाँ पे आप A और L को एकांक मान लो, ऐसा बोल दो यदि A इज इक्वल एकांक हो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हो, L भी एकांक हो यानी कि 1 मीटर हो। यदि ऐसा होता है तो रो का मान कितना बनेगा? R A के स्थान पे 1 आएगा, L के स्थान पे भी 1 आएगा, तो रो का मान कितना बन जाएगा? R बन जाएगा। ये समीकरण नंबर आ जाता है अपने पास 5। तो समीकरण नंबर 5 में क्या नजर आ रहा है कि जब ये कंडीशन हो, A का मान भी एकांक है, L का मान भी एकांक है, उस केस में चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? उस चालक तार की प्रतिरोधकता कहलाता है। मतलब ये हो गया कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही उस तार की प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन गई? एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही आप क्या कहोगे? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहने वाले हो। अब यहाँ पे इसके मात्रक और विमीय सूत्र क्या बनेंगे? तो अपने मात्रक की बात करें तो मात्रक आप इस फॉर्मूले के आधार पर डिफाइन कर सकते हो। तो R का मात्रक क्या होता है? R तो प्रतिरोध हो गया, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो मात्रक क्या बन जाएगा? ओम इंटू मीटर। ये किसका मात्रक बन जाएगा जी? प्रतिरोधकता का मात्रक बन के आएगा ओम इंटू मीटर। अब अपने बात करें इसके विमीय सूत्र की कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। सो इसका विमीय सूत्र भी आप इसी के आधार पे फाइंड आउट करोगे। R का विमीय सूत्र लिखो, A का विमीय सूत्र लिखो और L का विमीय सूत्र लिखो। सो उसके आधार पे आप इसको जब एक्सचेंज करोगे या करेक्शन करोगे तो रो का विमीय सूत्र निकल के आ जाएगा। तो R का विमीय सूत्र आप लिखिए सबसे पहले। R का विमीय सूत्र क्या होता है? M1L2T-3 A-2 होता है, जो कि कल हमने फाइंड आउट किया था।
ए का वी में सूत्र क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, एल का वी में सूत्र क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। इसको आप अरेंज कर लो और अरेंज करने पर क्या बनेगा, M1 L के 4 माइनस 1 L का 3 बचेगा, T माइनस 3 A माइनस 2। ये फाइनली वी में सूत्र निकल के आ चुका है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का फाइनल अपने पास वी में सूत्र बन जाता है और बनेगा क्या, M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। ये वी में सूत्र निकल के आ गया किसका, प्रतिरोधकता का। अब अपने क्या करने वाले हैं कि अपने पास अपवहन वेग के फॉर्मूले होंगे, उस फॉर्मूलों के आधार पे हम ओम के दो नियम है, पहला है स्थूल नियम और दूसरा है सूक्ष्म नियम, उन दोनों की अपने व्युत्पत्ति करने वाले। सो अब अपने पास नेक्स्ट हेडिंग होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपवहन वेग के आधार पर ओम के स्थूल नियम की व्युत्पत्ति। ओके, ओम के अपने पास यहाँ पे दो नियम होंगे, एक तो होगा स्थूल नियम और दूसरा होगा सूक्ष्म नियम। अब ये स्थूल नियम कौन सा होता है, ओम का जो ये नियम होता है V बराबर IR, ये स्थूल नियम कहलाता है। सूक्ष्म नियम कौन सा होगा, J इज इक्वल सिग्मा E, एक फॉर्मूला होता है जो कि ओम के द्वारा प्रदान किया गया था और ये ओम के नियम का सूक्ष्म नियम कहलाएगा। तो स्थूल नियम सबसे पहले अपने पास होगा V इज इक्वल IR, सबसे पहले अपने इसको डेरिवेट करेंगे और उसके बाद J बराबर सिग्मा E अपने सूक्ष्म नियम को डेरिवेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने चलते हैं ओम के स्थूल नियम की व्युत्पत्ति के ऊपर। उसके लिए अपने पास अपवहन वेग के दो फॉर्मूले हैं और वो दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। पहला फॉर्मूला तो होगा VD जो कि अपवहन वेग की परिभाषा से आएगा, अपवहन वेग की परिभाषा से फॉर्मूला कौन सा था, VD इज इक्वल E कैपिटल E टो बटे M। और दूसरा एक और फॉर्मूला था अपवहन वेग का जो कि धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध के आधार पे हमें प्राप्त हुआ था, और वो क्या था, वो था I इज इक्वल NEA VD, जिसके आधार पे VD का फॉर्मूला बन जाता है I बटा NEA। ये दो फॉर्मूले यदि अपने याद हैं तो ये डेरिवेशन जो कि दो डेरिवेशन होगी स्थूल नियम और सूक्ष्म नियम की, दोनों ही डेरिवेशन कतई रटने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप चलती जाएंगी। और वैसे भी ये दोनों इक्वेशन है वो हमें बताती जाएंगी कि हमें आगे किस प्रकार से बढ़ना है। जैसे हमें V बराबर IR को डेरिवेट करना है, किसको डेरिवेट करना है, V बराबर IR को। तो ध्यान ये रखना कि बराबर से पहले अपने पास V होना चाहिए, बराबर के बाद I और उसका मल्टीप्लाई हमें R के रूप में प्राप्त करना है। तो यहाँ पे दोनों समीकरण है वो अपवहन वेग को रिप्रेजेंट करती है, तो ये दोनों ही मान आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 की जब सहायता लोगे तो ये इक्वेशन इसके बराबर होने वाली है। तो 1 और 2 से अपने क्या कह पाएंगे, E कैपिटल E टो बटे M इज इक्वल I बटा NEA। ओके, क्या लगता है समीकरण को देख के, बराबर से पहले V प्राप्त होना चाहिए, लेकिन बराबर से पहले तो V है ही नहीं। एक्चुअल में इस पूरी समीकरण में ही अपने पास विभवांतर नहीं है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस V को लेके आएंगे। तो क्या होगा, ये जो E नज़र आ रहा है उसके स्थान पे आप V बटे L पुट कर दो, तो ये बन जाएगा EV टो बटे में क्या आ जाएगा M इंटू L इज इक्वल होगा I बटा NEA। ऐसा क्यों किया, क्योंकि V बराबर E इंटू L एक फॉर्मूला होता है और इसके आधार पे E बराबर V बटा L बन जाता है। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए, बराबर से पहले केवल हमें V रखना है, बाकी सारे दूसरी साइड में लेके आ जाओ। तो V बराबर क्या बन जाएगा, V बराबर बन जाएगा अपने पास I बटा NEA, तो अपने पास ऑलरेडी था, ML है वो ऊपर चला जाएगा, E इंटू टो है वो बटा में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा M इंटू L बटे E इंटू टो। ऐसा कुछ अपने पास प्राप्त हो गया मान। अब आप क्या कहोगे, बराबर से पहले V, ओके, बराबर के बाद I मिला, बाकी का जो भी मान है वो R के पदों में आना चाहिए। तो इसको अपने ऐसा कह सकते हैं कि I और बच गया पूरा मान, एक बार आप एक साथ असेंबल कर लो,
एन ई स्क्वायर टू इंटू ए, ऐसा कुछ हो गया। अब ये पूरा ब्रैकेट है वो किसके कंपैरिजन में किसके इक्वल आ रहा है, आर के इक्वल। लेकिन अरेंज होगा कैसे, हमने इसे ठीक पहले वाले टॉपिक में समझाया विशिष्ट प्रतिरोध वाले फॉर्मूले में कि जो प्रतिरोध होता है आर उसका फॉर्मूला होता है रोले बाई ए। इसके आधार पे आप इस पूरी इक्वेशन को आर में कन्वर्ट करोगे तो एल अपने पास यहाँ पे है, ए भी अपने पास यहाँ पे है, बच गई वैल्यू वो किस में आ जाएगी, रो में आ जाएगी। तो v इज इक्वल क्या बनेगा, आई टू एल हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ए, और बची हुई वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, m बटा एन ई स्क्वायर टू ए हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या करोगे कि अपने पास यहाँ पे ए बाहर निकल के आ चुका है, m बटा एन ई स्क्वायर टू, ये वैल्यू किसके साथ में आनी चाहिए। अब जैसे ये l बटे ए इंटू रो है तो ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो रो को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये वैल्यू कुल मिलाकर के ये बन जाएगी आई एल बटा ए इंटू ब्रैकेट को आप क्या कह दोगे, रो कह दोगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रो का मान कितना निकल के आया, m बटा एन ई स्क्वायर टू निकल के आ गया। सो अब रो ले बाई ए ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो आई आर बटे में आई आर बन जाएगा। आर यहाँ पे एक सिंपल नियतांक होता है, प्रतिरोध होता है, इसको आप समानुपाती में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बन जाता है V समानुपाती I, और ये अपने पास समीकरण नंबर 3 निकल के आ चुकी है जो कि ओम के स्थूल नियम को रिप्रेजेंट करती है। तो ये था अपने पास अपवयन वेग के आधार पर ओम के स्थूल नियम का डेरिवेशन। अब अपने क्या करने वाले हैं, अपवयन वेग के आधार पर ओम का एक सूक्ष्म नियम होगा, उस सूक्ष्म नियम को अपने रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और सूक्ष्म नियम एक्चुअल में होता क्या है, सूक्ष्म नियम होता है J बराबर सिग्मा E। अब अपने इसको डेरिवेट करने वाले हैं। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा अपवयन वेग के आधार पर ओम के सूक्ष्म नियम की व्युत्पत्ति। सूक्ष्म नियम कौन सा होता है, J बराबर सिग्मा E। अब अपने इस फॉर्मूले को डेरिवेट करेंगे। काम में क्या लेंगे, अपवहन वेग के वो दोनों फॉर्मूले। तो पहला क्या था, अपवयन वेग की परिभाषा से क्या बन जाएगा, वी डी इज इक्वल ई कैपिटल ई टो बटे में एम। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, अपवहन वेग और धारा के मध्य संबंध के आधार पर अपने पास ये था आई बराबर एन ई ए वी डी, और यहाँ से जो वी डी का मान है वो बन जाएगा एन ई ए आई, जो आई के बटा में आ गया ये, तो ये आ गया वी डी का एक अन्य रूप आ चुका है। अब ये दोनों ही मान अपवहन वेग के सूत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, अतः ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 की सहायता से आप क्या कहोगे, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, यानी कि आई बटा एन ई ए बराबर क्या होगा, ई कैपिटल ई टो बटे में एम बन जाएगा। यहाँ तक तो सिमिलर है। अब हमें आगे क्या करना है, ये चीज़ हमें ये फॉर्मूला खुद बताएगा। जे बराबर सिग्मा ई जो अपने पास फॉर्मूला है, सूत्र कौन सा है, जे बराबर सिग्मा ई। तो बराबर से पहले हमें केवल जे रखना है। जे यहाँ पे है क्या चीज़, जे यहाँ पे धारा घनत्व है जो कि आई अपॉन में ए होता है। सिग्मा यहाँ पे चालकता है। चालकता क्या होता है, चालकता होता है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, यानी कि प्रतिरोधकता रो होगा उसका व्युत्क्रम कर दो, वो क्या बन जाएगा, चालकता बन जाएगा। और ई यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा। तो जे होगा धारा घनत्व, सिग्मा होगा चालकता, और ई होगा बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बराबर से पहले जे को लेके आओ। अब जे तो है नहीं, पहले इस समीकरण में आप जे प्राप्त करो। आई अपॉन ए को आप क्या कह सकते हो, जे। तो यहाँ पे आपको आई अपॉन ए नजर आ रहा है, तो वहाँ पे आप लिख दोगे जे बटा में क्या बचेगा, एन ई इज इक्वल क्या आएगा, ई कैपिटल ई टू बटे में क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। अब बराबर से पहले केवल जे होना चाहिए, बाद में सारी पद ले आओगे पक्षांतरण करके, तो ये समीकरण क्या बन जाएंगी, जे को हमने एक तरफ रखा, एन ई है वो सामने आ जाएगा, तो ई कैपिटल ई टू बटे में एम है, और एन ई को भी सामने लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा, एन, और ई का लग जाएगा स्क्वायर। तो जे बराबर हो गया एन ई स्क्वायर ई टू बटे में एम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बराबर से पहले जे आ गया, ओके, बराबर के बाद ई दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, बाकी वैल्यू आप ब्रैकेट में लिख दो।
एन स्क्वायर टो बटे में एम हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है? थोड़ी देर पहले हमने डेरिवेशन में ये देखा था कि रो का जो मान होता है वो m बटा एन स्क्वायर टू होता है। तो ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो इसका ऑपोजिट है, यानी कि ये जो मान होगा वो 1 बटे रो का मान होगा। तो j बराबर क्या कहोगे? E इंटू 1 बटा रो, और 1 बटा रो यानी कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकता, जिसको आप क्या कहते हो? सिग्मा। तो j बराबर क्या बन जाता है? सिग्मा E बन जाता है। ये समीकरण नंबर 3 ओम के सूक्ष्म नियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो परिमाण के रूप में, यदि आप इसको सदिश रूप में लेना चाहते हो तो रिप्रेजेंट कर लो। तो सदिश रूप में इसको आप कैसे बना दोगे? जे वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा ई वेक्टर समीकरण नंबर 4। इसका मतलब क्या हो गया? जे एक धारा घनत्व है, वो एक सदिश राशि होगी जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और वैसे तो धारा घनत्व की डायरेक्शन जो होती है वो प्रवाहित धारा की दिशा में होती है, लेकिन प्रवाहित धारा की दिशा हमेशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। अतः जे का जो डायरेक्शन होगा वो भी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में बन जाएगा, क्योंकि आई और ई की डायरेक्शन होती है वो समान होती है। जे आई की डायरेक्शन में होगा मतलब जे है वो ई की डायरेक्शन में भी होगा। तो जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर बन जाता है सदिश रूप के अंदर। तो ये था अपने पास ओम का सूक्ष्म नियम। तो कुल मिलाकर के हमने ओम के स्थूल नियम को भी समझा, उसके सूक्ष्म नियम को भी समझा है। हालांकि रटने का कतई प्रयत्न नहीं करना है। अपने पास अपवयन वेग के 2 फॉर्मूले होंगे, दोनों फॉर्मूले आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही मान अपवयन वेग के हैं। फिर फॉर्मूले जे बराबर सिग्मा ई के अनुसार हमें अरेंज कर लेना है कि कौन सी राशि कहाँ पे हमें मिलनी चाहिए। उसके आधार पर आप स्टेप फॉलो करते हुए इस फॉर्मूले को डेरिवेट कर लोगे। अब आप यहाँ पे बात कर रहे हो चालकता की, यानी कि सिग्मा की, तो अपने थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि चालकता एक्चुअल में होती क्या है। अब अपनी बात करने वाले हैं चालकता की, कि ये चालकता क्या होगा, जिसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का दूसरा नाम क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो चालकता का दूसरा नाम विशिष्ट चालकत्व होगा। देखो, जो चालकत्व होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, यानी कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो चालकत्व होगा, और इसको मोस्टली कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिरोध को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अपने बात यहाँ पे कर रहे हैं चालकता की। तो चालकता वो क्या बन जाता है? चालकता जो होता है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के तुल्य होगा, ये ध्यान रखना। चालकता होता है सिग्मा और प्रतिरोधकता होता है रो। तो यहाँ पे अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। चालकता का दूसरा नाम क्या होता है? चालकता का दूसरा नाम होगा विशिष्ट चालकत्व, और प्रतिरोधकता का दूसरा नाम क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा ध्यान में रखोगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रो का मान निकाला था, जो कि रो का मान कितना था? m बटा एन ई स्क्वायर टू। इसका व्युत्क्रम कर दो, चालकता का नया मान निकल के आ जाएगा। एन ई स्क्वायर टू बटे में क्या बन जाता है? m बन जाता है। तो ये फॉर्मूला भी आप चालकता का ध्यान में रखोगे। अब बात करें अपनी चालकता के मात्रक और विमीय सूत्र की, तो जो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कर दोगे मात्रक का, वही चालकता का मात्रक बन जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। इसको रिवर्स कर दो तो ये चालकता का विमीय सूत्र बन जाता है, यानी कि ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। अब ओम को आप लिखते कैसे हो? ओ एच एम इंटू क्या बन जाएगा? मीटर। इनको हमें इनवर्स में करना है तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये जो ओम है इसको आप रिवर्स करो, ये ओ एच एम है, रिवर्स करोगे एम एच ओ यानी कि महो बन जाएगा, इंटू आ जाएगा मीटर इनवर्स। तो चालकता का दूसरा मात्रक महो इंटू मीटर इनवर्स भी होता है, और महो को अपने सीमेंस भी कहते हैं। महो को अपने क्या कहेंगे? सीमेंस। इंटू क्या आ जाएगा? मीटर इनवर्स आ जाएगा। तो सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स भी किसका मात्रक होगा? चालकता का ही मात्रक होगा। तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स ये भी एक मात्रक होता है। ओम इनवर्स को आप महो कहते हो, तो महो इंटू मीटर इनवर्स भी चालकता का मात्रक होता है। और
महो का दूसरा नाम सीमेंस होता है, तो सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स भी चालकता का ही मात्रक होता है। इन मात्रकों को आप थोड़ा अच्छे से याद रखोगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मतलब ओम इनवर्स का दूसरा नाम महो भी होता है, ओम इनवर्स का दूसरा नाम सीमेंस भी होता है, या यूं कह लो महो को ही सीमेंस कहते हैं। अब अपने बात करें इसके विमीय सूत्र की, कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो प्रतिरोधकता का जो भी विमीय सूत्र होता है उसका रिवर्स कर दो, वो चालकता का विमीय सूत्र बन जाएगा। प्रतिरोधकता का अपने पास विमीय सूत्र क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, M1L3 T-3 A-2, ये प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र था। इसको रिवर्स कर दो तो बन जाएगा M-1L-3 T3 A2। ये अपने पास जो विमीय सूत्र निकल के आता है वो किसका निकल के आता है, सिग्मा यानी कि चालकता का विमीय सूत्र निकल के आ जाता है। सिग्मा यानी कि चालकता की परिभाषा, उसके फॉर्मूले, मात्रक, विमीय सूत्र वगैरह आप इसको याद रखोगे। सो आज हमने बात की विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता की, चालकता की, और ओम के दो सूत्रों को भी हमने डेरिवेट किया था। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।